नमस्कार दोस्तों, आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट को डिस्कस किया था, जहां पर हमने जाइगोट से भ्रूण का निर्माण किया था। आज हम पढ़ेंगे बीज की संरचना, वह भी किसके अंदर, एपेड्रा के अंदर। एपेड्रा के अंदर बीज की संरचना, बीज का अंकुरण, उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व और उसकी जो लाइफ साइकिल का जो लाइनर डायग्राम था उसको आज हम यहाँ पर बनाएंगे। तो देखते हैं साइकस की जो बीज की जो संरचना होती है वह किस प्रकार दिखाई देती है। यह है एलेस ऑफ सीड, सॉरी एफ्रीडा में बीज की संरचना को देख रहे हैं हम। तो बीज किसके रूपांतरण से बनता है, तो हम पहले कुछ लेक्चर में भी देख चुके हैं कि जो बीजांड होता है वही आगे जाकर किसके रूप में विकसित होता है, बीज के रूप में विकसित होता है। और एपेड्रा में बीजांड कहाँ पर उपस्थित थे, तो बीजांड कहाँ पर उपस्थित थे, फीमेल स्ट्रोबिलस के अंदर। और फीमेल स्ट्रोबिलस में क्या थे, 2 से 4 जोड़ी सहपत्र उपस्थित थे, उनमें से फलद सहपत्र के कक्ष में 2 बीजांड उपस्थित थे। तो उन बीजांडों से किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। परंतु जैसे ही बीजांड से बीज बनता है, बीजांड के चारों ओर उपस्थित जो सहपत्र होते हैं वह इसको घेरकर या इसको घेरकर इसके चारों ओर एक आवरण का निर्माण कर देते हैं। तो अगर हम बीज की संरचना की बात करें तो बीज की संरचना में हमें डिफरेंट पोर्शन हमें दिखाई देते हैं। तो जो फर्स्ट पोर्शन है बीज की संरचना का वह है सहपत्र या पैराफाइसिस। जो सहपत्र होता है वह कहाँ से आता है बीज के अंदर, तो जो सहपत्र होता है यह फीमेल स्ट्रोबिलस में जो सहपत्र थे वही बीजांड के चारों ओर व्यवस्थित होकर या बीजांड के चारों ओर आ जाते हैं और इसके चारों ओर एक आवरण का निर्माण कर देते हैं। सहपत्र के अंदर का जो पोर्शन होता है वह होता है बीज चोल, बीज चोल या सीड कोट। और हमने पढ़ा था कि जो एफ्रीडा का बीजांड होता है उसमें 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, एक तो बाह्य अध्यावरण और एक आंतरिक अध्यावरण। और जो आंतरिक अध्यावरण था वह एक नलिकाकार संरचना या माइक्रोपाइल ट्यूब का निर्माण करता था। तो यहाँ पर जो बीज चोल बनता है वह किसके रूपांतरण से बनता है, बीजांड के अंदर अध्यावरण के रूपांतरण से ही बनता है। तो एफ्रीडा के अंदर 2 अध्यावरण उपस्थित हैं, इस कारण यहाँ पर जो बीज चोल बनेंगे वह भी 2 बनेंगे। जो बाह्य अध्यावरण से बनेगा उसे तो क्या कहेंगे हम, बाह्य बीज चोल या आउटर सीड कोर। और जो आंतरिक अध्यावरण से बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, अंतः बीज चोल या अंतः चोल कहेंगे। और ये आंतरिक अध्यावरण से बनता है। तो ये बात की हमने बीज के आवरणों की। बीज के आवरणों में कौन कौन है, एक तो सहपत्र हैं जो कि फीमेल स्ट्रोबिलस के जो सहपत्र होते हैं वही बीज को चारों ओर से घेरकर एक आवरण का निर्माण कर देते हैं। उसके पश्चात बीज चोल है जो कि अध्यावरण के रूपांतरण से बनता है। और एफ्रीडा में जो अध्यावरण होते हैं वो 2 होते हैं, इसी कारण बीज चोल भी 2 बनेंगे। बाह्य अध्यावरण से बनेगा जो बीज चोल उसे कहेंगे बाह्य बीज चोल, और जो आंतरिक अध्यावरण से बनेगा उसे आंतरिक बीज चोल कहेंगे। ये कर ली हमने बीज के आवरणों की बात। इसके बाद का जो बीज में जो पोर्शन दिखाई देगा उसे क्या कहेंगे हम, बीजांड काय कहेंगे। तो बीज में जो बीजांड काय होगा ये यहाँ पर एक पतली परत के रूप में पाया जाएगा। और ये बीजांड का है, बीजांड का उसमें भी क्या था, बीजांड काय का कुछ पोर्शन बचा हुआ था। और यहाँ पर भी बीज में भी हमको ये देखने को मिल रहा है। जब भी बीज अंकुरित होगा तो इस बीजांड काय से कुछ मात्रा में पोषण अवशोषित कर लेगा। मतलब जो बीजांड काय होगा यहाँ पर एक पतली परत के रूप में पाया जाता है। भ्रूण कोश के बाद पोषण प्रदान करने वाली संरचनाएं क्या कहलाती है, बीजांड काय कहलाती है, जो कि कैसा होता है, द्विगुणित प्रकृति का होता है। और इसका कार्य भी क्या है, पोषण प्रदान करने का कार्य है।
इसके बाद हम बात करते हैं बीज के केंद्रीय भाग की। अब इस बीज का जो केंद्रीय भाग होता है इसमें क्या होता है, एक तो भ्रूणकोश उपस्थित होता है और एक भ्रूण उपस्थित होता है। तो पहले हम बात करते हैं भ्रूण की। तो जो भ्रूण होगा यहाँ पर, भ्रूण में दो बीज पत्र पाए जाते हैं। इसमें यहाँ पर एक मूलांकुर होगा, एक प्रांकुर उपस्थित होगा। और मूलांकुर के द्वारा जब बीज अंकुरित होगा तो इसके द्वारा मूल का निर्माण या रूट्स का निर्माण किया जाएगा। प्रांकुर के द्वारा इसके तने का या जो इसके जो प्रोह सिस्टम है, तने और पत्तियाँ, इनका निर्माण किया जाएगा। और बीज पत्र जो होंगे वह बीज पत्री पत्तियों के रूप में रूपांतरित हो जाएंगे अंकुरण के दौरान। और यहाँ पर एक एक्सिस होती है जिसे भ्रूणीय एक्सिस या हाइपोकोटिल भी कहा जाता है। और भ्रूण में कुछ मात्रा में अवशेषी सस्पेंसर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, क्योंकि हमने देखा था जब भ्रूण डेवलपमेंट देखा था वहाँ पर क्या बनाई थी हमने, सस्पेंसर सेल या निलंबक कोशिकाएं बनाई थी, जो कि यहाँ पर अवशेष के रूप में पाई जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम भ्रूण कोश की। तो बीज में कुछ मात्रा में भ्रूण कोश भी पाया जाता है, जिसका निर्माण निषेचन से पहले ही हो जाता है। इसी कारण यह अवगुणित प्रकृति का होता है। तो भ्रूण कोश की जो प्रकृति होगी वह कैसी होगी, अवगुणित होगी। और भ्रूण कैसी प्रकृति का होगा, द्विगुणित प्रकृति का होगा, क्योंकि इसका निर्माण निषेचन के बाद हुआ है। फीमेल और मेल गैमेट्स के निषेचन से क्या बना है, जाइगोट, और जाइगोट के डेवलपमेंट से भ्रूण बना है। तो ये कैसा होगा, द्विगुणित प्रकृति का होगा। तो ये थी बीज की संरचना। तो एक बार फिर देख लो बीज की संरचना में कौन कौन से पोर्शन है। एक तो बीज का आवरण है, और बीज के आवरण में कौन कौन है, एक तो सहपत्र है और एक इसका बीजचोल है। सहपत्र जो कि फीमेल स्ट्रोबिलस के जो सहपत्र होते हैं वही बीज को चारों ओर से घेर कर इसके चारों ओर एक आवरण का निर्माण कर देते हैं, और इनका और कोई काम नहीं है, केवल ये बीज की सुरक्षा का कार्य करते हैं। उसके पश्चात जो बीजचोल है, बीजचोल भी इसमें दो पाए जाते हैं, एक तो बाह्य बीजचोल, एक अंतः बीजचोल। एक तो आउटर सीड कोट, एक इनर सीड कोट। और यह किसकी सुरक्षा का कार्य करते हैं, भ्रूण की सुरक्षा का कार्य करते हैं। जो बाह्य जो चोल होता है ये काफ़ी कठोर प्रकृति का होता है, जबकि जो आंतरिक जो बीज चोल होता है ये थोड़ा मुलायम प्रकृति का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके केंद्रीय भाग की, जिसमें भ्रूण पाया जाता है और भ्रूणकोश पाया जाएगा, और कुछ मात्रा में बीजांडकाय भी पाया जाएगा जो कि पतली परत के रूप में होगा। बीजांडकाय कैसी प्रकृति का रहेगा, द्विगुणित प्रकृति का रहेगा। और इसके अंदर जो भ्रूण पाया जा रहा है वह भी द्विगुणित प्रकृति का होगा। भ्रूण में दो बीज पत्र उपस्थित होंगे, प्रांकुर मूलांकुर उपस्थित होंगे, और कुछ मात्रा में अवशेषी सस्पेंसर सेल भी उपस्थित रहेगी। और इसके पश्चात जो पूरा ही पोर्शन यहाँ पर जो पूरा पोर्शन पाया जाएगा, ये जो बिंदुनुमा संरचना है भ्रूण के चारों ओर, इसे कहेंगे हम भ्रूणकोश, जो कि अगुणित प्रकृति का होता है, क्योंकि इसका निर्माण निषेचन से पहले ही हो जाता है। और यह भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है, मतलब जब भी बीज अंकुरित होगा उस दौरान भ्रूण कोश के द्वारा पोषण प्रदान किया जाएगा। किसको, भ्रूण को किया जाएगा। तो ये थी बीज की संरचना। अब बीज की संरचना में आपको एक पोर्शन और दिख रहा होगा। यहाँ पर एक छोटी सी या सूक्ष्म छिद्र के समान संरचना पाई जाती है, जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है या बीज द्वार भी कहा जाता है। और यहीं से ही जो मूलांकुर है वह वृद्धि करता हुआ बाहर की ओर निकलकर रूट का निर्माण करेगा। जब भी सीड जर्मिनेशन होगा तो इस हाइपोकोटिल वाले रीजन में वृद्धि होगी, जिसके कारण यहाँ से मूलांकुर बाहर की ओर निकलेगा, और बाद में इस जो सीड कोट से इसको फाड़ते हुए बाहर निकल जाएंगे इसके बीज पर। तो वह हम सीड जर्मिनेशन के अंतर्गत देखेंगे। तो ये थी बीज की संरचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा या नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा इस बीज के अंकुरण को लेकर। बीज के अंकुरण से वापस से एफेड्रा का न्यू प्लांट कैसे बनता है उसको हम देखेंगे। तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, बीज का अंकुरण या सीड जर्मिनेशन। तो ये क्या है, हमारा बीज है, किसका, एफेड्रा का बीज है। तो बीज के इसमें जो एफेड्रा में जो बीज का जो अंकुरण पाया जाता है वह किस प्रकार का पाया जाता है, एपीजीएल प्रकार का, या इसे हिंदी में बोले तो हम ऊपरी भूमिक अंकुरण।
इसका मतलब क्या होता है? ऊपरी भूमिक का मतलब बीज के अंदर जो भ्रूण में जो बीज पत्र होते हैं या बीज के अंदर जो बीज पत्र बनेंगे वह भूमि के ऊपर की ओर आ जाएंगे। जब भी सीड का जर्मिनेशन होगा बीज पत्र भूमि के अंदर ही, भूमि के ऊपर आ जाएंगे, उसके अंदर नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार के अंकुरण को कहा जाता है एपीजीएल प्रकार का सीड जर्मिनेशन। और एपीजीएल प्रकार का जो सीड जर्मिनेशन होता है इसमें कैसे होता है देखेंगे हम यहाँ पर। मतलब जब भी एप्रिडा में बीज बनता है, बीज बनने के पश्चात वो तुरंत ही क्या हो सकता है? अंकुरित हो सकता है। मतलब एप्रिडा के बीजों में रेस्टिंग स्टेज या प्रसुप्ता अवस्था नहीं पाई जाती है। जैसे ही बीज बनेंगे वह भूमि पर गिरते ही अंकुरित हो जाएंगे। उस दौरान इनके अंदर जो रेडिकल वाला जो पोर्शन है या मूलांकुर वाला पोर्शन है वह धीरे धीरे क्या करता है? इसका जो माइक्रोपाइल है बीज का, वहाँ से धीरे धीरे वो बाहर की ओर निकलना प्रारंभ करता है। धीरे धीरे ये लंबा होता जाएगा, इसकी कोशिकाओं में विभाजन होता जाएगा, या फिर जो भ्रूण के अंदर जो हमने हाइपोकोटिल या भ्रूणीय अक्ष पढ़ी थी उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। और लंबाई में वृद्धि होने के कारण यहाँ पर वह किसका निर्माण करेगा? धीरे धीरे आगे जाकर जड़ों का निर्माण करेगा। और जड़ों के शीर्ष भाग पर क्या रहेंगी? रूट कैप रहेंगी। और धीरे धीरे इन जो रूट्स हैं या जो प्राइमरी रूट्स है इसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। और इसके जो भ्रूण के जो बीज पत्र हैं इसकी कोशिकाओं में भी विभाजन होगा, जिसके कारण जो यहाँ पर जो बीज चोलता आउटर और इनर इन दोनों को यह फाड़ देंगी और धीरे धीरे ये बाहर की ओर रिलीज हो जाएगा। और इसके जो सीड कोट्स वाला जो पोर्शन है वो अलग हो जाएगा और ये बाहर की ओर आकर वह इस अवस्था में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? ये रूट कैप है, ये प्राइमरी रूट्स है। प्राइमरी रूट्स की लंबाई में धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी और ये दोनों ही जो बीज पत्री जो पत्तियाँ हैं वह इस प्रकार यहाँ पर अरेंज हो जाएगी। फिर धीरे धीरे जो ये प्राइमरी रूट्स है इनसे क्या निकलेगी? सेकेंडरी रूट या द्वितीयक जड़ों का भी निर्माण हो जाएगा। और जो ये बीज पत्री पत्तियाँ हैं ये आपस में फैल जाएगी और यहाँ पर इन बीज पत्री पत्तियों के केंद्र में क्या होगा? युवा प्रकाश संश्लेषी पत्तियों का भी निर्माण होगा। तो इस प्रकार सीड के जर्मिनेशन के द्वारा किसका निर्माण होता है? नए एप्रिडा के पादप का निर्माण होता है। और सीड जर्मिनेशन तुरंत ही हो जाता है, मतलब रेस्टिंग स्टेज नहीं होती। और सीड जर्मिनेशन किस प्रकार का होता है? एपीजीएल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन होता है। मतलब बीज पत्र भूमि के अंदर, भूमि के ऊपर आ जाते हैं। रूट्स तो कहाँ पर चली जाएगी? भूमि के अंदर, और जो बीज पत्र होंगे वह भूमि के बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार के सीड जर्मिनेशन को एपीजीएल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन कहा जाता है। तो ये था सीड जर्मिनेशन। अब हम एफेड्रा का कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो अगर एफेड्रा के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो एफेड्रा की जो कुछ जातियाँ, जैसे एफेड्रा इंटरमीडिया है, एफेड्रा जिरार्डियाना है और एफेड्रा जो नेक्रोटॉक्सिस है, जैसे एफेड्रा इंटरमीडिया, एफेड्रा जिरार्डियाना और एफेड्रा नेक्रोडेंसिस है। तो इन तीनों ही जातियों से एक एल्केलॉइड प्राप्त होता है और उस एल्केलॉइड का नाम है इफिड्रिन एल्केलॉइड, जिसका उपयोग अस्थमा या जो श्वास रोग होते हैं उनके उपचार में किया जाता है। दोबारा से देखना, एफेड्रा के अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व की बात करें तो एफेड्रा की तीन जातियां हैं। एक तो एफेड्रा इंटरमीडिया, एफेड्रा जिरार्डियाना और एफेड्रा नेक्रोडेंसिस। इन तीनों ही जातियों से एक प्रकार का एल्केलॉइड प्राप्त होता है जिसका नाम है इफेड्रिन एल्केलॉइड। और इस एल्केलॉइड का उपयोग किसमें किया जाता है? अस्थमा के रोग के उपचार में किया जाता है। उसी प्रकार अगर सेकंड आर्थिक महत्व की बात करें वह भी किसमें है? मेडिसिनल इम्पोर्टेंस में है। तो एफेड्रा जो जिरार्डियाना है इस जाति से एक विशेष प्रकार का टिंचर प्राप्त किया जाता है और उस टिंचर का जो उपयोग है उसका उपयोग है जो हृदय रोग है, हृदय संबंधी विकारों में इस टिंचर का उपयोग करते हैं। और जो ये टिंचर है इसमें उत्तेजक प्रवृत्ति या स्टिमुलेटिंग कैपेसिटी भी या स्टिमुलेटिंग नेचर भी पाई जाती है, जिसके कारण जो उत्तेजक प्रवृत्ति है, उत्तेजक प्रवृत्ति के कारण ही
हार्ट डिसीज के रोगों में इसका उपचार भी किया जाता है। और भी जितने भी रोगों में स्टिमुलेटिंग काम आता है, तो वहाँ पर स्टिमुलेटरी जो प्रभाव दर्शाया जाता है वह इपेड्रा जियार्डियाना के टिंचर से ही दर्शाया जाता है। तो ये था इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। केवल 2 इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, एक तो इपेड्रा इंटरमीडिया, इपेड्रा जियार्डियाना और इपेड्रा नेक्रोडेंसिस। इनसे एक विशेष प्रकार का एल्केलॉइड इपेड्रिन प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग है अस्थमा के उपचार में, और इपेड्रा जियार्डियाना से एक विशेष प्रकार का टिंचर प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग हृदय रोगों के उपचार में तथा उत्तेजना को लाने के लिए या स्टिमुलेटिंग प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो इपेड्रा प्लांट्स हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसकी हम एक शॉर्ट लाइफ साइकिल को हम यहाँ पर समझते हैं, या इसकी जो लाइफ साइकिल का जो लाइनर डायग्राम है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो इपेड्रा जो प्लांट्स है ये किस नेचर का है, डायोसियस नेचर का है। मतलब इसके जो फीमेल प्लांट्स और जो मेल प्लांट्स होते हैं वह कैसे होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। जो इसका जो फीमेल प्लांट्स होगा उसके ऊपर क्या बनेगा, फीमेल स्ट्रोबिलस बनेगा। और फीमेल प्लांट कैसा है, द्विगुणित नेचर का है, मतलब स्पोरोफाइटिक नेचर का है। फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल स्ट्रोबिलस बनेगा। उसी प्रकार इसका जो मेल प्लांट है यह भी स्पोरोफाइटिक नेचर का है, द्विगुणित है, और मेल प्लांट के ऊपर क्या बनेगा, मेल स्ट्रोबिलस का निर्माण होगा। अब जो यहाँ पर जो ये फीमेल स्ट्रोबिलस है, फीमेल स्ट्रोबिलस के अंदर क्या होंगे, सहपत्र होंगे, और फलज सहपत्रों की कक्ष में क्या होंगे, फीमेल फ्लावर्स या बीजांड का निर्माण होगा। और उस बीजांड के अंदर क्या होगा, बीजांडकाय रहेगा, और बीजांडकायी कोशिका किसका निर्माण करेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगी। फिर इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसके कारण क्या बनेगा, गुरु बीजाणु बनेगा। फिर इस गुरु बीजाणु के द्वारा ही किसका निर्माण किया जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण किया जाएगा। तो हमने देखा भी है फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के दौरान प्राथमिक कोशिका कौन सी होती है, गुरु बीजाणु होती है। तो प्राथमिक कोशिका के रूप में गुरु बीजाणु कोशिका यहाँ पर कार्य करेगी। उसी प्रकार हम मेल प्लांट के ऊपर क्या बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो देखना यहाँ पर मेल प्लांट के ऊपर क्या है, मेल स्ट्रोबिलस है, और मेल स्ट्रोबिलस के अंदर क्या होते हैं, नर पुष्प होते हैं या एंथर उपस्थित होता है, जो भी कहाँ से निकलता है, सहपत्रों की कक्ष से ही निकलता है। मतलब ऐसी संरचनाएं देखी थी हमने वहाँ पर, एक तो इसमें बीजांड दर था और ऊपर की ओर गुरु बीजाणुधानियाँ उपस्थित थी जिनकी संख्या यहाँ पर 2 से 8 या लमसम इतनी थी। फिर नर पुष्प के अंदर जो शीर्ष भाग था इसका लघु बीजाणुधानी दर का जो शीर्ष भाग था उस पर क्या थी, लघु बीजाणुधानियाँ उपस्थित थी। लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका उपस्थित थी, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी थी, द्विगुणित थी। फिर इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके कारण क्या बनेगा, लघु बीजाणु बनेगा। फिर जो ये लघु बीजाणु जब अंकुरित होगा या जर्मिनेट होगा तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, मेल गैमेटोफाइट का निर्माण किया जाएगा। मतलब 5 कोशिकीय अवस्था में तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वह लघु बीजाणुधानी के अंदर ही हो जाता है, और फिर अंकुरित होकर ये जो पोलन ट्यूब का जो निर्माण किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, बीजांड के पोलन चैम्बर में पहुँचने के पश्चात किया जाता है। फिर मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगी, पोलन ट्यूब होगी। उसी प्रकार फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बनेगी, स्त्रीदानी बनेगी। पोलन ट्यूब के अंदर क्या बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे जो कि बॉडी सेल करेगी। उसी प्रकार जो स्त्रीदानी है इसके अंदर क्या बनेगी, एक सेल बनेगी जो कि इसकी जो सेंट्रल सेल है उसके कोशिका द्रव्य में ये पड़ा रहेगा। फिर मेल और फीमेल गैमेट को अगर हम फ्यूज कराएंगे या फर्टिलाइजेशन करवाएंगे इनमें तो जाइगोट का निर्माण हो जाएगा, और जाइगोट आगे जाकर जाइगोट से किसका डेवलपमेंट होगा, भ्रूण का या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। फिर भ्रूण से क्या बनेगा, भ्रूण किसके अंदर बनेगा, बीज के अंदर बनेगा। मतलब जैसे ही भ्रूण बनेगा जो बीजांड है या फीमेल फ्लावर्स है वो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, बीज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें भ्रूण रहेगा।
बीजांडकाय रहेगा, थोड़ा बहुत मात्रा में भ्रूणपोष रहेगा, जैसे हमने अभी संरचना देखी बीज की। फिर जब बीज में जर्मिनेशन होगा तो क्या बनेगा, एप्रिडा का वापस से नया प्लांट्स बन जाएगा जो कि द्विगुणित होगा। इस प्रकार एप्रिडा का जो कंप्लीट जीवन चक्र है यह संपन्न होता है। तो आज हमने फाइनली यूनिट 4 को कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 4 के अंतर्गत हमने 3 मेंबर देखे, एक तो साइकस देखा, एक पाइनस देखा और एक एप्रिडा का डिटेल में डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर हम टेक्सास, गिंगो और निटम तीनों की ही जो लाइफ साइकिल है या तीनों का ही मॉर्फोलॉजी, तीनों की ही एनाटॉमी और तीनों के ही रिप्रोडक्शन के बारे में, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और पढ़ते रहिए आप। और मैंने जो ये 3 मेंबर्स आपको पढ़ाए हैं इनका आप कंपैरेटिव स्टडी करिए। साइकस की तुलना पाइनस से और साइकस की तुलना एप्रिडा से कीजिए और आगे जाकर भी हम अन्य प्लांट्स से उनकी तुलना करेंगे। तो थैंक यू।